हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सी टेट और टेट, सुपर टेट, सभी जितने भी एग्जाम्स हैं, प्राइमरी लेवल के, जूनियर लेवल के, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, वो उन सब के लिए एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ के माध्यम से आप जो सी टेट की जो पेडागॉगी सेक्शन होता है, चाहे वो बाल विकास का हो, चाहे वो भाषा से संबंधित हो, चाहे वो गणित से संबंधित हो, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यही एनसीएफ से आपको मिलता है। तो ये पूरा मूल है, यानी आप समझ लीजिए कि पूरी पेडागॉगी की ये मूल आत्मा है। और अगर आप इसको सही से समझ गए, इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आपको किसी भी प्रकार के कोई सवाल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर ध्यान से देखें, ज़रूर समझें, और इससे सवाल भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब वो सवाल क्या क्या हो सकते हैं, या उसके विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 है, वो कहाँ से उद्धरण है। उद्धरण मतलब कि कहाँ से लिया गया है, ये आइडिया कहाँ का है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, और इसी निबंध से एनसीएफ की जो एक मूल रूपरेखा तैयार हुई, या जो आइडिया आया, वो यहीं से आया था। इसकी अनुशंसा किसने की थी, यानी एनसीएफ बनाने के लिए किसने अनुशंसा की कि इसका निर्माण होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में कुछ विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। तो वो जो अनुशंसा थी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एनसीएफ 2005 की जो है उसकी अनुशंसा किसने की थी, तो वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। दोस्तों, एनसीएफ जो है उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। और जो कमेटी थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे, 38 मेंबर्स थे। इन सभी मेंबर्स के माध्यम से ही ये राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा तैयार हो पाई थी। दोस्तों, इसका जो शीर्षक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि एनसीएफ 2005 का शीर्षक क्या है। तो वो इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना शिक्षा बिना बोझ के। 1993 में ये विचार दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे सन लिखा है कि जो 1993 में ये विचार तब आया था, और जो रूपरेखा बनकर के तैयार हो गई, तैयार होने के बाद जो ये लागू हुई, तो वो 2005 में हुआ था। तो इसलिए जो इसका शीर्षक है वो ज़रूर याद रखिएगा कि लर्निंग विदाउट बर्डन, और जिसको बोलते हैं शिक्षा बिना बोझ के। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार कि शिक्षा बिना बोझ के इसका क्या तात्पर्य है, या जो राष्ट्रीय रूपरेखा है, जो पाठचर्या रूपरेखा है, यानी जो एनसीएफ है, उसका शीर्षक क्या था? तो शिक्षा बिना बोझ के या लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये अनुशंसा किसने की थी, और इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये कुल सदस्य कितने थे, और उसका शीर्षक कितना था, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होने चाहिए। और इसका लक्ष्य क्या था? एनसीएफ का लक्ष्य क्या था? एनसीएफ क्यों बनाया गया? तो वो आत्मज्ञान के लिए था। आत्मज्ञान का मतलब है कि जो बालक हैं उन्हें स्वयं अपने ज्ञान का विस्तार करने देना चाहिए, उन्हें स्वयं ज्ञान अर्जन करना चाहिए। इसीलिए एनसीएफ ने टीचर को एक सुविधादाता की भूमिका बताई कि टीचर एक सिर्फ सुविधादाता है, वो सिर्फ अनुभव और अलग अलग माहौल देगा बालकों को, और बालक उसी माहौल में रह करके अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं करेंगे। इसी को आत्मज्ञान कहा गया। तो जो एनसीएफ 2005 का लक्ष्य है वो क्या है? आत्मज्ञान। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था, और इसको पूर्ण करने का जो कार्य है वो निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। यानी एनसीएफ जो बना, तो एनसीएफ तो एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कर दी थी, और इसको जो पूर्ण किया वो प्रोफेसर थे कृष्ण कुमार, उनके निर्देशन में पूरे किया गया। तो ये बनाने का काम तो किसने किया? ये एनसीईआरटी ने किया। लेकिन जो समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी, वो रिपोर्ट किसने थी? वो समिति थी जिसके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, जिसमें टोटल 38 मेंबर्स थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमें किसके विषय में क्या बात समझनी है, क्या क्या कहनी है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है कि एनसीएफ 2005 का एक कथन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो प्रासंगिकता है उसको दर्शाता है। और वो कमेंट है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रणाली जो प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। और शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह से शोषण और अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, जो हमारे बच्चों को इस प्रकार के प्रक्रिया से वंचित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए
समान रूप से हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो जाति हो, गरीबी हो, धर्म हो, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ऐसे भेदभाव जो हैं वो बच्चों को ऐसी शिक्षा जो उनका चहुमुखी विकास करती है उससे वंचित कर देती है। इसलिए ये भेदभाव ना हो, यही एनसीएफ का एक मूल उद्देश्य भी है। तो राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा जो 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका भी दिया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि बालकों को स्वयं अपनी बात को कहने का, अपने ज्ञान को दिखाने का एक अवसर मिलना चाहिए, ना कि वो बिल्कुल शिक्षक जैसा बताए उसको बिल्कुल हूबहू फॉलो करे, रटे, जिससे कि उसकी खुद की जो क्षमता है वो निखर करके सामने ना आए। तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सीटेट से जुड़े हुए जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें देखेंगे कि पेडागॉजी के सेक्शन में यही सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और आप इन्हीं से ऑप्शंस को समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और कौन सा हमको सही करना है। और जो मैंने अभी पिछले वीडियो में सीटेट 2019 का पेपर सॉल्व किया था, उसमें पेडागॉजी में जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो इसी से बेस्ड थे, और ये चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत थे वो क्या है, यानी वो सिद्धांत जिनका पालन शिक्षक को करना चाहिए, वो क्या क्या है। पहला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी बालक को जो ज्ञान देना है वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना हो, किताबी पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना हो, बल्कि उसको स्कूल के बाहर का ज्ञान भी, जो सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसको भी बालक को दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि पढ़ाई को रटने वाली प्रणाली से मुक्त रखना चाहिए। जो पढ़ाई है उसको आप रटने वाली प्रणाली से मुक्त रखें तो ही इसमें भलाई है, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि रटना जो होता है वो अधिगम नहीं होता है, और रटी हुई चीज़ जीवन पर्यंत कभी भी आपके साथ नहीं रहती है, उसको बालक भूल जाता है। इसलिए रटने जैसी प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिए। तीसरा है कि पढ़ाई पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित ना हो जाए। तो ये पहले पॉइंट से मिला हुआ है कि जो पढ़ाई है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित ना हो, बच्चों को अन्य चीज़ों से यानी व्यवहारिक ज्ञान भी बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए या उनको ज्ञान देना चाहिए। 4 नंबर की कक्षा कक्ष को क्रियाकलापों से जोड़ा जाए, यानी कि कक्षा कक्ष में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं लेकिन बालकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके भी बालकों को, या छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करा करके भी बालकों को उस शिक्षा का मतलब उस टॉपिक का ज्ञान दिया जा सकता है। इसलिए छोटे छोटे क्रियाकलापों को भी शामिल करना चाहिए। अगला है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समर्पित विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बालक को हम सिर्फ एक मशीनरी की तरह बस बना रहे हैं कि उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनको बस रोजगार और यही सब चीज़ें उनको समझा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो उनकी कर्तव्यनिष्ठता है, उसको हम उनको नहीं बताते हैं, जिससे कि वो राष्ट्र के प्रति जो उनकी भावना होती है वो इतनी प्रबल नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक का झुकाव अपने राष्ट्र के प्रति हो और वो अपने राष्ट्र की उन्नति के बारे में ही प्रयास करे। एनसीएफ 2005 के कुछ अंग हैं, यानी ये ऐसे 5 इंपॉर्टेंट अंग हैं जिनके अंतर्गत छोटे छोटे उप टॉपिक हैं, और टॉपिक ही जो हैं वो आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे, जिससे कि आप भाषा के प्रति जो एनसीएफ का नज़रिया है, गणित के प्रति जो एनसीएफ का नज़रिया है, वो सब आप चीज़ें समझ सकें। तो एनसीएफ के 5 अंग कौन सा है? पहला की परिप्रेक्ष्य है, यानी जब आप एनसीएफ की पीडीएफ चाहेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको एनसीएफ आप डाल दीजिएगा कि एनसीएफ 2005 पीडीएफ इन हिंदी, तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, एक क्लिक में वो डाउनलोड भी हो जाएगी। और आप देखेंगे उसके जो एक सिलेबस कैसा है, वो इन्हीं 5 बिंदुओं पर आधारित है। पहला कि परिप्रेक्ष्य है, यानी बताते हैं कि किस तरह से इसकी अनुशंसा हुई, क्या हुई। तो इसके बाद है दूसरा सीखना और ज्ञान, ठीक है, ये सीखना और ज्ञान है। तीसरा है कि पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और 5वां व्यवस्थागत सुधार। तो दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का अंग नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ये 5 अंगों को ध्यान से समझना चाहिए और आपको पता भी होने चाहिए। वो पहला क्या है? पहला परिप्रेक्ष्य है, दूसरा सीखना और ज्ञान, यानी कैसे बच्चा सीखेगा, कैसे ज्ञान अर्जित करेगा। अगला कि पाठचर्या के क्षेत्र, यानी कहाँ का मतलब किन तरह के पाठचर्या को, पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। स्कूल की अवस्थाएं कैसी हों और उनका आकलन कैसे हो, ये हो गया। और अगला है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वो क्रियाकलाप वाला वातावरण होना चाहिए। तो अगला है कि व्यवस्थागत सुधार, जो व्यवस्था उसमें क्या सुधार होना चाहिए। ये कुल 5 अंग हैं, उन 5 अंगों को आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
अगली चीज़ है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के विभिन्न दृष्टिकोण जो हैं वो अब यहाँ पर आपको समझने चाहिए कि शिक्षक के प्रति एनसीएफ का क्या दृष्टिकोण है। वो ये है कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला स्रोत मात्र नहीं है, यानी शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता है कि बस ज्ञान दे दिया आपने ले लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुगम करता ये सुविधा दाता है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों के लिए सहायक हो। कहने का तात्पर्य ये है कि एनसीएफ कहता है कि टीचर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो क्लास में आया और उसने अपना लेक्चर दिया और वो चला गया, बल्कि उसका काम है कि उसने जो कुछ कहा है वो बच्चे के समझ में आया कि नहीं आया उसका आकलन भी करे, और उस अगर नहीं समझ में आया तो किसी और माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करे, उसके लिए वो सुविधा प्रदान करे और स्वयं एक सुविधादाता के रोल में रहे, ना कि सिर्फ लेक्चर दे करके या ज्ञान के स्रोत के रूप में वो शिक्षक जो है वो बालक के सामने खुद को प्रेजेंट करे। अगला है कि बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए इस एनसीएफ का। तो वो देखिए क्या है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति एवं प्रकृति अलग अलग होती है। जो बच्चा होता है उसकी अपनी जो सीखने की गति होती है सभी की अलग अलग होती है, प्रकृति भी अलग अलग होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक माहौल होता है। प्रत्येक बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं, यानी जितने भी बालक होते हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो हैं वो अपने टॉपिक को समझते हैं या अपने अर्थ का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए, हमने शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण पढ़ा और बच्चों के प्रति जो एनसीएफ का दृष्टिकोण है वो। आगे हम देखते हैं कि भाषा के प्रति एनसीएफ का क्या दृष्टिकोण है। दोस्तों इन्हीं सबसे आपको हेल्प मिलेगी जब आप एग्जाम में पेडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। भाषा के प्रति मतलब हिंदी भाषा का जो पेपर होता है या संस्कृत भाषा का जो पेपर होता है उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या होना चाहिए वो समझिए। कि बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। कहने का मतलब ये है कि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को भी अपने अनुभवों बांटने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी बात को कहें। मालूम चला कि बच्चा अपनी बात को सीख तो रहा है लेकिन अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा है तो उसके भाषा का विकास जो है वो अधूरा रह जाएगा और अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है वो नहीं मालूम चल पाएगी। तो ये क्षमता जन्मजात होती है, जैसा कि चॉम्स्की मानते भी हैं और हमने चॉम्स्की का सिद्धांत भी पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण है एनसीएफ का वो भी समझ लेते हैं कि गणित की मूल संरचना को समझने के लिए बच्चों को अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियों को मुहैया कराना। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बच्चों को सभी जितने भी गणित के अंग हैं उन सभी का ज्ञान इस तरह से कराया जाए जिससे कि वो उन युक्तियों को, जो उनके जो तरीके, जो मेथड्स है वो उनको खेल खेल में सीखने को मिल जाए, जिससे कि उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई बोझ ना रह जाए। अब इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के जो प्रमुख सुझाव और उनकी विशेषताएं हैं वो भी आप जान लीजिए। उन विशेषताओं के माध्यम से आपको पेडागॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। कि पहला है कि इस रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा जो हो वो ही सबसे अच्छा है और इसलिए मातृभाषा को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। अगला कि शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिक प्रयोग हो। यानी कहने का मतलब ये कि एनसीएफ ये चाहती है कि जो बच्चे को ज्ञान है वो पहले उसको वो ज्ञान कराया जाए जो कि उसके पास पहले से ही ज्ञान है और उसी ज्ञान के आधार पर ही उसे आगे का ज्ञान कराया जाए, यानी वह ज्ञान जो कि उसको ज्ञात है और फिर उसको ऐसे ज्ञान की ओर ले जाया जाए जो कि उसको पता नहीं है, यानी जो कि अज्ञात है। इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण का सूत्र है वो उसका प्रयोग करना चाहिए। और मूर्त से अमूर्त, यानी पहले उसे किसी चीज़ को दिखा करके उसको उसके बारे में बताना चाहिए और फिर इसके अंदर जब कल्पनाओं का विकास हो जाएगा तो वो फिर ऐसी चीज़ों को भी समझने में सक्षम हो जाएगा जो कि अमूर्त रूप में उपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किए जाएं, यानी वही कहना है कि बच्चों को केवल लेक्चर के माध्यम से ही उनके अंदर कोई नैतिक मूल्य आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों को वाकई में नैतिक रूप से उनको बनाना चाहते हैं, कि नैतिक ज्ञान देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो नैतिक रूप से सक्षम बने, तो ज़रूरी है कि उसको एक वैसा वातावरण भी दें, वैसा एटमॉस्फेयर भी दें जहाँ बच्चा स्वयं अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण कर सके। अगला कि अभिभावकों को यह संदेश दिया गया है कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। दोस्तों ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गार्जियन क्या होता है कि अगर बच्चा देखते हैं कि 3 साल का ही 4 साल का ही है तो बस वो सोचते हैं कि वो अभी से उसकी जो पोटेंशियल है वो ऐसी हो जाए कि वो सिविल सर्विस निकाल दे
या आईआईटी निकाल दे या कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में कर ले जाए, जबकि वो एक छोटा सा बच्चा मात्र होता है जो कि अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहा होता है। मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैंने कई बार ऐसे माहौल को देखा है और गार्जियंस को समझाने की कोशिश भी की है कि बच्चों पर प्रेशर न बनाया जाए, बल्कि उन्हें पहले उनका बेस तैयार किया जाए। उसके बाद जब वो उस बेस को मजबूत कर लेंगे तब आप उनसे कोई उम्मीद कर सकते हैं। अगला है कि बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। यही एनसीएफ की विशेषता है कि बच्चों को स्कूली माहौल के अलावा, चार दीवारी माहौल के अलावा बाहर का ज्ञान देना भी बहुत ही अति आवश्यक है। और उन्हें सिर्फ ऐसा ना हो कि किताबी कीड़ा बना दिया जाए, बल्कि ज़रूरी है कि व्यवहारिक ज्ञान से बच्चे परिपूर्ण रहें। दोस्तों अगला है कि सज़ा व पुरस्कार की भावनाओं को सीमित रखना चाहिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा किसी बालक को किसी गलती के लिए सज़ा दी जाए या उसकी किसी उपलब्धि के लिए बार बार उसको पुरस्कार दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं फिर उसका अनुबंधन जो है, वो बालक का जो ज्ञान का अनुबंधन है वो कहीं ना कहीं सज़ा या पुरस्कार से हो जाएगा। और आपने अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा है, ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। फिर क्या है कि अगर उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की और उसको पुरस्कार नहीं मिला, तो फिर वो उसका नेगेटिव इफेक्ट उस पर पड़ता है। या उसने कोई गलती की और उसको बार बार सज़ा मिल रही है और बहुत सज़ा मिल रही है, तो उसका प्रभाव भी उसकी लाइफ पर पड़ता है। तो कभी कभी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि एनसीएफ कहती है और ये सीटेट में सवाल पूछा भी गया है, वो ये कि अगर बालक कोई त्रुटि करता है तो उसको किस रूप में लेना चाहिए। उसके साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए कि उसको क्षमा कर देना चाहिए, या उसके अनुभवों से उसको सीखने देना चाहिए, तो या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि उसको अपनी गलतियों से सीखने देने का अवसर देना चाहिए। तो इसलिए ऐसे सवाल बनते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को हल्के में लेते हैं ये सोच करके कि अरे ये तो थ्योरी है, कौन पढ़ेगा, सिर्फ एमसीक्यूज़ करवा दिया जाए, हम सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ करके सीटेट निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू डेवलप कॉन्सेप्ट अबाउट सीटेट। जब तक आप सीटेट के विषय में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगला है कि विद्यार्थियों को अपनी कल्पना को व्यक्त करने का अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। यानी कोई बालक है तो उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो इमेजिनेशन पावर हो, उसको भी तो आप देखें, ऑब्जर्व करें कि आखिर वो कहाँ तक, किस लेवल तक सोच सकता है, न कि उसकी हर किसी बात को इग्नोर कर दें। इसलिए अगर बच्चा कोई सवाल करता है तो उसको सवाल करने का भी हक देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कल्पनाओं को आपके समक्ष बिना किसी डर के व्यक्त कर सके। अगला है कि सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। दोस्तों ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाए, कुछ ऐसी गतिविधियां भी विद्यालय में हर हफ्ते या हर 15 दिन में करवानी चाहिए, जिसमें कि बालक के अभिभावक भी जुड़ सकें, और ऐसा कुछ टाइम रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि बालक को एक तरह से मोटिवेशन भी मिलेगा, वो प्रेरित होगा और अपने अभिभावकों को सम्मान दिलाने के लिए भी वो मेहनत करेगा, और उसका परिणाम जो होगा वो बहुत ही सकारात्मक होगा। अगला है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। तो ये भी दोस्तों देखना पड़ता है कि जो अब क्या हो गया कि छोटी छोटी क्लासेस के लिए भी इतने हाई लेवल के कोर्सेज हो गए हैं, खासकर सीबीएसई कुछ ज़्यादा ही कठिन पैटर्न रखता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। किताबों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा रहे हैं जिससे कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा मानसिक बोझ पड़ रहा है, और बहुत सारी किताबें भी चलती हैं, इसलिए उनके फिजिकल भी उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसलिए मानसिक स्तर के हिसाब से ही पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। बालकों के अगला है कि बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। दोस्तों ऐसा वही है कि बच्चों का जो है वो सभी तरह का विकास हो, उनका सामाजिक विकास हो, उनका नैतिक विकास हो, उनकी सोच अच्छी हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि बालक के चहुमुखी विकास के लिए ऐसा पाठ्यक्रम चुनना चाहिए। अगला है कि सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी का मतलब ही होता है कि सभी को समावेश करके, यानी सभी को सम्मिलित करके, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो गरीबी के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो। किसी भी प्रकार का भेदभाव क्लास में नहीं होना चाहिए। सभी को समान रूप से समावेशी शिक्षा का पालन करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो और अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ और भी लोग ले सकें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।